हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत कुमार जैन और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और ये है मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो बेसिकली नेशनल इनकम को मेज़र करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है हमारा इनकम मेथड और तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। हम एक एक करके तीनों मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जो तीनों ही मेथड्स हैं, तीनों ही मेथड्स में से बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आते हैं। नॉर्मली 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल। सो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, इसमें प्रोडक्शन मेथड का एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पहले इनकम मेथड and then we will discuss production method and expenditure method in next videos. So let's start our today's topic. So according to income method, national income measure कैसे की जाती है? तो नेशनल इनकम मेज़र करने के लिए इनकम मेथड से सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, उसका टोटल कर लेते हैं। सम ऑफ एंटायर फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ऐसा करने के बाद हमें मिल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी मिल जाता है हमें। क्या मिल जाता है? एनडीपीएफसी मिल जाता है हमें, है ना। और फिर इस एनडीपीएफसी के थ्रू हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। इस एनडीपीएफसी से हम नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारी एनडीपीएफसी होती है इसे बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम और जो एनडीपीएफसी होता है इसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो हमें ये इनकम मेथड समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है हमें ये जानना पड़ेगा। तो फैक्टर इनकम के मेनली 3 पार्ट होते हैं। फैक्टर इनकम कैन बी क्लासिफाइड मेनली इन 3 पार्ट्स। नंबर 1, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। देन ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें भी हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इन सब के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। देन मिक्स्ड इनकम। अब हम इन तीनों के बारे में पहले पढ़ेंगे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम क्या होते हैं। Then we will discuss how NDPFC is calculated and then how NDPFC is converted into NNPFC। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं अब। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम की। तो जैसा अभी बताया था, फैक्टर इनकम का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो हमने 3 पार्ट में किया था। फैक्टर इनकम का जो क्लासिफिकेशन किया था हमने 3 पार्ट में किया था। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस एंड तीसरा मिक्स्ड इनकम। तो अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कोई भी लेबर जब अपनी सर्विसेज रेंडर करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी एम्प्लॉयर को, तो उसके बदले उसे जो पेमेंट मिलता है दैट इज नोन एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे एक टीचर स्कूल में जाता है, पढ़ाता है, इसके बदले स्कूल क्या करता है, उसे कुछ पेमेंट करता है, तो ये क्या होगा उसका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इनकम जनरेटेड बिकॉज ऑफ रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय लेबर, लेबर के द्वारा अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के बदले जो उसे इनकम मिलती है दैट इज नोन एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो होता है, इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कुछ पार्ट होते हैं हमारे पास। क्या क्या चीजें आती है इसमें? इसमें आता है वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। इसमें दूसरा आता है अलावेंसेज, जो हमें मिलते हैं भत्ते, चाहे वो डेयरनेस अलावेंस हो, महंगाई भत्ता, चाहे वो हमारा हाउस रेंट अलावेंस हो, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस हो, सब तरह के अलावेंसेज भी क्या होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में शामिल होते हैं। Then bonus is also included in compensation of employees. Then social security की contribution by employer, employers के द्वारा
जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किया जाता है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। याद रखिएगा, कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे सभी सपोज कीजिए मैं एक टीचर हूं, मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूं, तो मेरी सैलरी का एक पार्ट कटता है कि मुझे आफ्टर रिटायरमेंट कुछ फंड मिलेगा, तो जितना पार्ट मेरा कट रहा है इसी तरह से मेरा एम्प्लॉयर भी क्या करता है, कुछ पार्ट देता है। तो जो पार्ट एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है उसे कहेंगे हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ये सैलरी के अलावा वाली पार्ट हो गई, है ना। तो ये भी क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में शामिल किया जाता है। देन पेमेंट इन काइंड्स, यानी जैसे रेंट फ्री हाउस दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई, है ना, बच्चों एम्प्लॉय के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, तो ये सब क्या होगा, ये सब होगा हमारा पेमेंट इन काइंड्स। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये सारी चीजें शामिल होती हैं, याद रखिएगा, इन सब से मिलकर बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हमें न्यूमेरिकल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पूरा का पूरा एक साथ दे दिया जाएगा, तो उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, बोनस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, इन सबको अलग से शामिल नहीं करना है, याद रखना। लेकिन यदि हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एक साथ नहीं दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया, हमें वेजेस, सैलरीज, अलावेंसेस, बोनस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ये अलग अलग दिए हैं, तो हमें इन सबको ऐड करके, इन सबको जोड़ करके क्या करना होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है इनकम जनरेटेड बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, इन दोनों की वजह से जो इनकम जनरेट होती है उसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसमें चार चीजें आती हैं हमारे पास, रेंट पहला, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ये तीनों जो होते हैं हमारे, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी की वजह से जनरेट होते हैं। रेंट यानी जो लैंड को मिला, इंटरेस्ट माने जो क्या हुआ, कैपिटल को मिला। तीसरा है हमारा प्रॉफिट। यहां पर ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से जनरेट होता है, उद्यमिता की वजह से जनरेट होता है। अब यहां प्रॉफिट के भी तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली, देखिए जरा ध्यान से। प्रॉफिट के तीन पार्ट हैं। नंबर वन, डिविडेंड, लाभांश, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो एम्प्लॉइज में, वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दूसरा है यूडीपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यही से बोल सकते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। क्या बोल सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं सेविंग्स बाय कॉर्पोरेट्स। और तीसरा होता है इसमें कॉर्पोरेट टैक्स, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कॉर्पोरेट क्या करती है, गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में पे कर देती है। तो प्रॉफिट के भी तीन हिस्से होते हैं, डिविडेंड, यूडीपी एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। अब यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस एक साथ दे दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या इनमें से किसी को भी सेपरेटली शामिल नहीं करना है, सेपरेटली शामिल नहीं करेंगे। बट यदि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन सबको जोड़ करके हमें क्या करना होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस बनाना पड़ेगा। अब कभी कभी और क्या करेगा, वो प्रॉफिट न देकर प्रॉफिट के तीनों टुकड़े करके देगा, डिविडेंड अलग देगा, यूडीपी अलग देगा और कॉर्पोरेट टैक्स अलग देगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ करके क्या करना होगा, प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो पूरा प्रॉफिट दिया होगा तो इन तीनों को अलग अलग से शामिल नहीं करेंगे, और प्रॉफिट नहीं दिया है तो तीनों को शामिल करके प्रॉफिट बनाएंगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को बोलते हैं इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो स्वरोजगार में लगे हुए लोग होते हैं, उनकी इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मतलब जैसे सपोज करें मैं एक टीचर हूं और मैं अपनी ही कोचिंग चलाता हूं,
तो उस कोचिंग में मैंने अपने ही घर में, अपने ही एक रूम में अपना ही पैसा लगाकर और खुद ही एज अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसके बदले जो भी इनकम मुझे अब मिलेगी उसमें कुछ पार्ट रेंट का होगा। मैं अपने घर में चला रहा हूं इसलिए मुझे कुछ रेंट मिलेगा। जो टोटल इनकम होगी उसमें एक पार्ट रेंट का होगा। खुद का पैसा लगा के मैंने फर्नीचर लिया, सारा इक्विपमेंट्स खरीदे, तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, जो इनकम मिलेगी उसमें एक पार्ट इंटरेस्ट का होगा। खुद ही एज अ टीचर पढ़ा रहा हूं तो वेजेस या सैलरी मुझे उसकी फॉर्म में मिलेगी, और सारा रिस्क बियर कर रहा हूं प्रोडक्शन प्रोसेस का, इसके बदले मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको जो इनकम मिलती है उसमें कुछ पार्ट होता है रेंट का, कुछ होता है इंटरेस्ट का, कुछ होता है प्रॉफिट, और कुछ होता है किस चीज का, वेजेस और सैलरी का। तो इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। नाउ अब हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम देखा था, अब हम देख रहे हैं कि अब इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो बहुत सिंपल सा, हमने अभी फैक्टर इनकम के कुछ पार्ट्स किए थे। कौन कौन से पार्ट किए थे, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें हमने इसके कुछ सब पार्ट्स बताए थे। अगर अलग अलग दिए हों तो उन्हें जोड़ लेते हैं हम सारे। जैसे यहाँ पर हमारा वेज प्लस बोनस प्लस अलावेंस प्लस एसएससी बाय एम्प्लॉयर। एसएससी माने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इसमें जोड़ेंगे हम क्या, इसमें आप जोड़ेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, इट मीन्स रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। कभी कभी प्रॉफिट के भी वो कुछ पार्ट कर देगा, तो डिविडेंड, यूडीपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स पेड बाय कॉर्पोरेट्स, इनको जोड़ करके हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस बना लेंगे। या तो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा, उस कंडीशन में इनमें से किसी को भी शामिल नहीं करेंगे, और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो इन सबको जोड़ करके ऑपरेटिंग सरप्लस बना लेंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम मिक्स्ड इनकम। और जब इनका टोटल किया जाएगा, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, जब इनका टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा NDPFC। क्या मिल जाएगा हमें, NDPFC मिल जाएगा। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल्स टू NDPFC हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, इन तीनों का टोटल करने से हमें NDPFC मिल गया। अब हमें नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम को बोलते हैं हम NNPFC। क्या बोलते हैं, NNPFC। अब हमारे पास अवेलेबल है कौन सा, NDPFC। NDPFC हमने कैलकुलेट कर लिया इन तीनों की हेल्प से, और अब हमें NDPFC को किस में कन्वर्ट करना है, NNPFC में। तो देखिए, अब दोनों को हम बैलेंस करते हैं। दोनों नेट के प्रोडक्ट हैं, यानी यहाँ पर डेप्रिसिएशन का यूज़ नहीं होगा। दोनों फैक्टर कॉस्ट पर हैं, यानी यहाँ पर अब क्या होगा, NIT का यूज़ भी नहीं करना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज़ भी नहीं करना। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हमें, ये दिया है डोमेस्टिक और हमसे पूछा जा रहा है नेशनल। यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हैं, तो हमें डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना होगा नेशनल में। और डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं NFIA। हमने बताया था पिछले वीडियोज़ में, आप देख लीजिएगा। ये 8th वीडियो है, इससे पहले हमने 6th और 5th वीडियोज़ में इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। 7th वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लस NFIA। तो जब हमने NDPFC में NFIA को जोड़ दिया तो ये कन्वर्ट हो गया NNPFC में, और NNPFC को ही बोलते हैं हम नेशनल इनकम। तो इस तरह से इनकम मेथड का यूज करते हुए हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड की बात करते हैं। तो इसमें से कुछ तो अभी हमने डिस्कस कर लिए।
जैसे व्हेन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE माने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज गिवन, तो हम इन सबको सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। SSC बाय एम्प्लॉयर, वेजेस, सैलरीज, अलावेंसेस, बोनस, किसी को भी अलग से शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। व्हेन ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, किसी को भी सेपरेटली शामिल नहीं करेंगे, सेपरेटली शामिल नहीं होंगे। इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली, इनकम टैक्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज इनकम टैक्स इज द पार्ट ऑफ इनकम, इनकम का ही पार्ट होता है, इसलिए इसे अलग से शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम मतलब क्या होता है, जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स भी बोल सकते हैं इसे, यानी बिना किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए जो इनकम मिलेगी उसे बोलेंगे हम ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। तो इसे भी नेशनल इनकम में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा, तो ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी। देन इनकम अर्न बाय सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को बेचकर, शेयर्स, प्रॉपर्टी, इन सबको बेचकर जो इनकम अर्न होती है इसे भी शामिल नहीं किया जाएगा। देन कैपिटल गेन नॉट इंक्लूडेड, कैपिटल गेन को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कैपिटल गेन माने जैसे शेयर्स में या प्रॉपर्टी की वैल्यू में अचानक से क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, अचानक से वैल्यू बढ़ जाती है, तो इससे जो हमें फायदा होता है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन, तो इसे भी अलग से शामिल, इसे भी शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इनकम मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। सो अभी के लिए गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, थैंक यू।